इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें भाई हम चर्चा करेंगे आज जिस तरह के भाई देखा है कि खेती बाड़ी में मशीनों का कितना बड़ा योगदान रहा है, और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में भी जिक्र करेंगे। ग्वार फसल में व्यापारिक महत्व क्या रहेगा। और भाई किसान भाई देखो एक बात और ज़रूरी है, क्योंकि जो पशुपालक भाई हैं खेती के साथ साथ ये सोचा है कि भाई हमारे घर में दूध भी होता रहे। और भाई दूध होता रहे, कई बार जो है ना पशुओं में एक समस्या हुआ है, वो है भाई जेर न गिरने की समस्या। तो किसान भाई यह बात सुने कि भी जो पशु हैं उनमें जो जेर न गिरने की समस्या है, क्योंकि वो कई बार देखा है कि वो जेर नहीं गिरते, और भाई इसका समाधान क्यों कर है। तो हमने ये बातचीत करी है, तो सबसे पहले सुनते हैं भाई ये बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल सैनी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय निगदू में। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आज हम आपसे जानकारी लेंगे कि जो पशु हैं उनमें कई बार देखने को मिलता है कि जो पशु है ना वो जेर न गिराने की समस्या आ जाती है जी। कई बार होता भी है, आम देखते हैं किसान भाई जो किसान भाई पशु पालते हैं उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप हमें बताएं कि जो जेर है वो पशु जो है ना गिराता नहीं है, तो उसको हम जो है ना क्या कहेंगे। देखो आमतौर पर जो पशु ब्याह जाता है तो ब्याने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पशु जेर गिरा देता है जी। लेकिन अगर पशु 12 घंटे तक अपनी जेर ना गिराए तो उसको जेर का रुकना कहा जाता है जी। तो पशु अपने ब्याने के 2 से 3 घंटे के अंदर जेर गिरा देनी चाहिए पशु को। और जो ये जेर का रुकना होता है, ये जो बूढ़े पशु हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 6 से 7 ब्यात हो गए हैं, या जो कमज़ोर पशु हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब कई बार देखते हैं कि जो पशु है वो जेर गिराने में ये सोचता है कि किसान भाई भी इंतजार करते रहते हैं कि पशु पता नहीं कितनी देर में जेर गिरेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति जो है ना कब होगी। ये घटना जैसे जब पशु ब्याता है, जब बच्चा उसमें बच्चादानी में फंस जाता है, या बच्चादानी बटा खा जाती है, या पशु समय से पहले ब्याह जाता है, ठीक है, या कई बार पशुओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन की कमी हो जाती है, या स्ट्रेस या मिल्क फीवर एक बीमारी है, दूध ज्वर जिसको बोलते हैं, उसमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उन कंडीशनों में पशु जेर नहीं गिरा पाता अपने समय पे। डॉक्टर साहब कई बार ये भी देखते हैं कि पशु ठीक ठाक से ब्याह गया जी, लेकिन फिर भी जो है ना ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसा क्यों हो सकता है। हाँ, वो जैसे मैंने बताया भाई पशु के शरीर में जैसे कैल्शियम की कमी है, या हार्मोन जो है जो जेर गिराने में मदद करते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन है, उनकी कमी के कारण कई बार पशु दिखेगा बिल्कुल सही ब्याह गया है, लेकिन उन वजह से पशु अपना जेर समय पे नहीं गिरा पाता। डॉक्टर साहब जैसे जानकारी देंगे कि जो पशु है अगर वो जेर न गिरे और उसके लिए हम क्या उपयोग करें, क्या किसी चिकित्सक को बुलाएं, या किसान भाई जिन्होंने डायरी फार्मिंग की है या जो अपने घर पे भी पशु रखते हैं, या किसी कोई और तरीका अपना सकता है। देखो अगर पशु जैसे पशु ब्याता है 1 घंटे के अंदर अंदर जो बच्चा है उसको सबसे पहले दूध पिलाएं, तक क्योंकि बच्चा अपने आप उठ के थन से दूध पिएगा तो उससे भी एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो निकलता है, वो भी जेर गिराने में हेल्प करता है। तो पशुपालक इस का इंतज़ार ना करे भी जब जेर गिर जाएगी तभी बच्चे को दूध पिलाएंगे, तो आधे घंटे के अंदर तुरंत बच्चे को दूध पिलाएं, ठीक है।
दूसरा जो है पशु को काढ़ा वगैरह, दलिया वगैरह, गर्म आहार पशु को दें। ये चीज़ें जो होती हैं वो जेर गिराने में पशु की मदद करती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर 12 घंटे तक पशु जेर ना गिराए तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। डॉक्टर साहब, कई बार जानकारी ये आती है कि ध्यान में कि जो पशु हैं, हम सोचते हैं कि हमें जो है ना मिनरल मिक्सचर भी दे दिया उसको, कैल्शियम की भी जो है ना हम उनको डोज दे के रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना रुकने के कोई और कारण हो सकते हैं। और क्या परिणाम हो सकता है अगर जेर पशु के शरीर में रह गई तो? जी देखो, जेर रुकने के कई कारण होते हैं। जैसे एक बीमारी होती है ब्रुसेल्ला, उसमें गर्भपात हो जाता है, 7वें 8वें महीने में बच्चा गिरा देता है, तो उसमें भी जेर रुक जाती है। दूसरा जो कई बार बच्चा फंस जाता है, उसमें भी जेर रुक जाती है। ठीक है, तो अगर पशु की जेर रुक जाती है और वो अंदर बच्चादानी में रह जाती है तो वो समय के साथ 2 से 3 दिन में गल जाती है, फिर अंदर वो पस बन जाती है, वो मवाद आती है। इससे फिर पशु का खाना पीना भी कम हो जाता है, कई बार बुखार 103-4 तक चला जाता है, दूध भी एकदम से आधा रह जाता है पशु का। तो इन कंडीशंस में पशुपालक अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाए और जो जेर निकालने का जो बिल्कुल सही समय है वो 24 से 48 घंटे है, उससे पहले बच्चादानी में हाथ ना डलवाएं। क्योंकि अगर उससे पहले हम बच्चादानी में हाथ डाल के, क्योंकि शुरू में 24 घंटे से पहले एक तो जेर भी कच्ची होती है, अगर हम ज़बरदस्ती खींच के निकालेंगे तो अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के डर रहते हैं बच्चादानी में। दूसरा, अंदर वो कोई कट वगैरह या जोर से निकालेंगे तो ब्लीडिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा खून बच्चादानी से आ सकता है। तो कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार जरूर करें जेर निकालने के लिए। ठीक है, तो इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जब पशु ब्यात आता है या ब्याता है, उस समय जो है ना कई बार जो उसका जो बच्चा है वो गर्भपात में रह जाता है। जी, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है अंदर ही अंदर? जी हाँ, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी कुछ बीमारियां जैसे ब्रुसेलोसिस है, टीबी है, विब्रियोसिस, ये कुछ बीमारियां हैं, इनमें गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो जो जेर है जो बच्चादानी के साथ चिपकी हुई है वो कच्ची रह जाती है। वो बच्चा तो मर गया अंदर, बच्चा तो आ जाएगा, लेकिन जो जेर है वो पूरी तरह से पकी नहीं है, वो अंदर ही रह जाती है। यानी कि डॉक्टर साहब 24 से 48 घंटे के अंदर वो परिपक्व हो सकती है? जी, तो उसके बाद ही निकलवाना चाहिए? उसके बाद ही निकलवाना चाहिए, और कोशिश करें तो 72 घंटे के बाद हाथ डलवाएं, क्योंकि तब तक एक प्रोटेक्टिव लेयर एक बच्चादानी में बन जाती है। उसमें टॉक्सीमिया या सेप्टिसीमिया जिसको कहते हैं, जहर एकदम से बच्चादानी में नहीं फैलेगा अगर हम 72 घंटे के बाद हाथ डलवाएंगे। उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि 24 घंटे हो गए हैं तो एंटीबायोटिक वगैरह पशु को लगवा लें ताकि आगे इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले। जी, तो डॉक्टर साहब जो ये चर्चा कर रहे हैं हम कि पशु में जो है ना जेर रुक जाती है कई बार, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, इसके जैसे मेनली 2 कारण लगा के चलते हैं। एक तो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वे कारण हैं जैसे कि जब पशु ब्याता है, जोर लगाता है, तो बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन पशु ने जोर इतना ज़्यादा लगा लिया है पेट से और बच्चादानी से कि अब वो इतना जोर नहीं लगा पा रहा कि बच्चा, वो जो जेर है रुकी हुई है वो बाहर आ जाए। तो ये कारण हो गया, पशु थक गया है। दूसरा होते हैं भी बच्चादानी में कई बार इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, और एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसकी वजह से यह है डायरेक्टली लिंक जो हैं जेर रुकने के। दूसरे जो मेन कारण हैं जैसे कि पशु में विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए का बहुत ज़्यादा रोल है जेर ना गिराने में। और इसके अलावा आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, इनकी जो कमी हो जाती है खून में पशु के, ये भी जेर रुकने के बहुत बड़े कारण हैं। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ को मेंटेन करके रखता है, उसकी कमी के कारण क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। गर्भपात हो जाएगा तो फिर वो जेर भी पशु में रुक जाती है। तो ये कुछ जो कारण हैं पशु में जेर ना गिराने के। तो डॉक्टर साहब जैसे जो एक तो कारणों का जिक्र किया, इसके साथ साथ हमें कैसे पता लगे कि क्या लक्षण है कि पशु जो है ना जेर नहीं गिर रहा? हाँ, तो कुछ तो पशु, जैसे पशु ब्याह गया है तो कुछ तो पशुओं में हमें बाहर लटकी हुई दिखेगी जेर भी, हाँ पशु ने जेर नहीं गिराई। लेकिन कुछ पशुओं में क्या होता है, बाहर लटकी हुई नहीं दिखती, वो अंदर ही रह जाती है जेर।
तो उनमें क्या होता है 2-3 दिन के बाद जैसे वो पशु जेर अंदर है वो गल जाएगी अंदर से, उसके बाद फिर मवाद पशु गिरना शुरू करेगा, ठीक है। वो फिर लक्षण आएंगे, मवाद गिरेगा, पशु गिरेगा, ये कुछ लक्षण होते हैं अंदर पशुओं में। फिर पशुओं में क्या होएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, एकदम से बुखार चढ़ जाएगा पशु को और दूध कम हो जाएगा। तो ये कुछ लक्षण हैं पशुओं में जो दिखाता है जेर ना गिराने के। तो डॉक्टर साहब, लक्षण के साथ साथ अब जो है ना किसान भाई देखेंगे कि अब जो है ना इसका इलाज क्या हो सकता है। जी। पशुपालक जो है ना यही सोच में पड़ जाते हैं कि अब जो है ना हम पशु चिकित्सक के पास लेके जाएं या इसका इंतज़ार करें या घर पे इसको निकलवाएं। तो इसका इलाज के बारे में जानकारी दें। हाँ, तो इलाज का जैसे जिन पशुओं में जेर अंदर ही रह जाती है, तो कई पशुओं में तो कोई पशु लक्षण दिखाता ही नहीं भी जेर रह गई है, वो खाना पीना पशु का ठीक रहेगा, दूध भी ठीक रहेगा। उनमें क्या है, टाइम के साथ ये अपना भी ठीक हो जाती है। जैसे 2-3 महीने का टाइम भी जाता है, पशु गर्मी में आता है तो वो टाइम के साथ वो मवाद गिरता है, तो बच्चादानी भी अपने आप नॉर्मल शेप में आ जाती है और मवाद गिर के वो 2-3 महीने के अंदर साफ हो जाता है। कुछ पशुओं में क्या होता है, वो अंदर गल जाती है, ठीक है, पशु खाना पीना कम कर देता है, तो उन पशुओं में हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें कम से कम 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक का इलाज होएगा। और इसके अलावा जिन पशुओं में जो जेर लटकी हुई है, वो फिर पशुपालक भी बोलता है भी इस जेर को निकलवा जाए, तो उसमें पशुपालक कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार जरूर करे। उसके बाद ही बच्चादानी में हाथ डलवा के उस जेर को निकलवाए, और निकलवाने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से बच्चादानी को अच्छे से साफ करवाएं और साथ में 3 से 4 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करवाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे जेर है, अब वो लटकी का जिक्र करें आप, लेकिन जो है ना जेर को निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखें किसान भाई? तो कुछ पशुपालक अपने घर पे देसी नुस्खे अपनाते हैं, जैसे जो लटकी हुई जेर पे कोई डंडा या ईंट बांध देते हैं जी। वो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि उससे बच्चादानी में एकदम से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है और अंदर जहर एकदम से पूरी बच्चादानी में फैल सकता है, इवन पशु की जान भी जा सकती है। तो ये पशुपालक बिल्कुल भी ना करें, कोई किसी प्रकार से कुछ ना बांधें जेर के साथ। दूसरा, जब बच्चादानी से जेर निकलवाते हैं तो बुखार पशु का जरूर करवाएं। अगर बुखार 103-4 है तो उस समय जेर बिल्कुल भी ना निकलवाएं, क्योंकि अगर हम हाथ डालेंगे, वो बुखार है जो मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है बच्चादानी में, तो उस समय जेर ना निकलवाएं, सिर्फ एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। और जब डाउन आ जाए पशु का बुखार, उस समय उसके बाद फिर बच्चादानी से जेर को निकलवाएं। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि और अन्य जो जानकारी है जो पशुपालक भाई हैं या जो अपने घर पर पशु रखते हैं, उनको क्या देना चाहेंगे कि अगर ये समस्या आ जाए उन भाइयों को? तो जैसे अब जिक्र कर रहे हैं कि पशुओं में जेर न गिराने की जो समस्या है उसके समाधान पे, तो और किन किन बातों का वो ध्यान रखें ताकि उनका जो पशु है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे बाद में? जी, जैसे मेन जो बात है पशुओं की जेर गिराने की, एक तो पशु जो मिनरल मिक्सचर पशुओं को जरूर दें, क्योंकि जो मेन विटामिन ए, कैल्शियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, इनकी डेफिशिएंसी मेन होती है, इनसे जेर रुकती है पशुओं को। तो इनका मात्रा प्रचुर मात्रा में दें पशुओं को। हरा चारा में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो हरा चारा जरूर दें पशु को। इसके साथ ही जैसे ही पशु ब्याता है, पशुओं को गर्म आहार, दलिया वगैरह, ठीक है, ये गर्म आहार, पशुओं को काढ़ा वगैरह जरूर दें, ये जेर गिराने में हेल्प करते हैं। दूसरा, बच्चे को दूध आधे से 1 घंटे के अंदर जरूर पिलाएं, इससे जेर जल्दी गिराने में पशु को मदद मिलती है। डॉक्टर अनिल सैनी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको दी, और ये जो हमारे जो कार्यक्रम को सुनते हैं इससे जानकारी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई सुन रहे थे कि भी जो पशुओं में जेर न गिरने की समस्या और समाधान पर बातचीत, और अब जो है ना भाई एक चर्चा करेंगे कृषि मशीनीकरण योजना पर। किसान भाई जाना है कि जो पुराना टाइम होया करा था उसमें तो यहाँ ज़्यादातर किसान भाई बड़द आगेला खेती करे करा थे, लेकिन समय के साथ साथ किसान भाइयों ने भी अपनी खेती में भाई थोड़ी सी उन्नति करनी शुरू कर दी। ट्रैक्टर आ गए भाई, ट्रैक्टर का जो है ना प्रयोग आज भी किसान भाई कर रहे हैं, और भाई धीरे धीरे करके जो है ना आज आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार देखे हैं कि जो ट्रैक्टर है इसके साथ साथ जो और स्मार्ट मशीनरी आ गई, बढ़िया मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई,
या भाई ऐसे उपकरण आगे जो अपने आप चल रहा है। तो इस तरह जो है ना खेती के में जो मशीनरी है उसका उपयोग काफ़ी लाभदायक हो गया, किसान भाइयों के लिए काम करना आसान हो गया, क्योंकि भाई खेती का जो हमारा क्षेत्र है उसमें मशीनीकरण के अंतर्गत जो उत्पादकता है एक तो उसमें भी सुधार आने की पूरी गुंजाइश होगी, साथ साथ में भाई जो दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और भाई कई तरह जो ताकत पहला लायक रहे थे खेती करने में जोर लगे करा था, पर अब जो है ना जोर की बजाय मशीना काम करने लगी खेती में। और उन मशीना के साथ साथ भाई कई तरह आधुनिक जो मशीनीकरण आ गया है, जिस तरह की हम बात करते हैं ड्रोन दीदी योजना का जिक्र कर लें थोड़ा, क्योंकि भाई इसका उद्देश्य भी यही था कि जो महिला है स्वयं सहायता समूह के साथ साथ जो है ना वो उसमें जो ड्रोन मिल रहे हैं उन्होंने उसमें किराए की सेवाएं जो है ना प्रदान करा हैं, और साथ में भाई जो मशीनीकरण है और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भाई सरकार भी बहुत जोर ला रही है। इसके साथ साथ भाई ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, स्वायत्त मशीनरी का है, यानी कि चालक रहित ट्रैक्टर और रोबोट हार्वेस्टर मानव की भाई न्यूनतम जो जरूरत है। इसके साथ साथ जो बीजारोपण है, छिड़काव है, कटाई जैसे काम है वह अपने आप होंदे रहने लग रहे हैं। और इसके साथ साथ भाई जो खेती के में रोबोटिक्स और भाई कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है इसका भी प्रयोग होने लग रहा है, क्योंकि भाई जिस तरह बुआई करनी है, सिंचाई है, निराई कटाई करनी है, वो अपने आप ही जो है ना ये काम बड़ी आसानी से होने लग गया है, जिससे भाई लागत में कमी आई है और दक्षता में बढ़ोतरी हुई है। तो इस करके भाई जो किसान भाई हैं आजकल पूरे जो है ना अपनी खेती के में जो तकनीक है ना उसको अपनाना चाहिए, ताकि जो हमारी खेती है उसमें बढ़वार ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा हो और किसान भाइयों का भाई फ़ायदा हो। और अब जिक्र करेंगे भाई लागे हाथ मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 26 डिग्री सेल्सियस, और कल भी भाई तापमान इसी तरह का बना रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई देखो बारिश का मौसम चल रहा है, हफ्ते से भी ऊपर हो गया, जो है ना काफ़ी जो है ना समस्या रही है, क्योंकि खेता के में आजकल देखा है ज़्यादा पानी आ गया है, तो इस करके भाई बारिश की भी संभावना बन रही है। और भाई कल का कार्यक्रम का जिक्र करें तो भाई कल हम जो है ना कार्यक्रम रहेगा हमारा अंदाता, उसमें बात करेंगे टपका सिंचाई के महत्व और लाभ के बारे में। इसके साथ साथ भाई आज के निषेध में बात करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल का किस तरह करनी है, और इसके साथ साथ भाई जानकारी साझा करेंगे भाई अगला मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनाए रखें और जैविक और प्राकृतिक कृषि जो पद्धति है उसको अपनाना है। और भाई ईब भाई बाट देखते रहे हैं तो ईब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। और सुनते हैं पहला ये लोकगीत। गोकल गढ़ तेरी माँ चली थी गुजरिया राम, वाहे गुजरिया मेरे मन बसी। जा कृष्ण सावरे गोपी बुलावे आजा तावरे, और जमुना किनारे मेरी बसती नगरिया मेरे मन बसी। चालू राम हरी लगे, जमुना में बड़ू
डगरिया मेरे मन बसी आज मटकी ते पुची सडे तीन की बाती रही ना किसे दीन की पिया धाम पावे मेरी फूटी जजरिया रामी वाहे झजरिया मेरे मन बसी मत कट्ठा करूंगी सारे गाम मक्खनी खंडाया थारे श्याम गोकुल से मथुरा मेरी नित्य की डगरिया रामी वाहे डगरिया मेरे मन बसी गोकल गढ़ रीवा चली थी गुजरिया रामी वाहे गुजरिया मेरे मन बसी। और भाइयों, ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे प्यारे लाल सांगी व मांगेराम मिरासे। अब भाई बात करेंगे नई फसल नई उमंग में ग्वार फसल का व्यापारिक महत्व के है। किसान भाई जाना है कि भाई जो ग्वार फसल है उसका भाई खेती में जो है ना कई बार हम जो है ना हरे चारे के रूप में भी इसका प्रयोग कर सके हैं। और भाई मुख्य रूप से दाने में, सब्जी में, हरी खाद के रूप में इसने ले सका है। पर भाई जो है ना आज समय की मांग के अनुसार ग्वार का जो गोंद है और इसके जो दूसरे तत्व हैं भाई काफ़ी सारे हमारे जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनमें जो है ना प्रयोग करा जाए है। हरे चारे का जिक्र करें तो भाई पशुओं को ग्वार हरे चारे के रूप में खिलाया जाए है और इस चारे में मुख्य जो है ना काफ़ी सारे पोषक जो तत्व हैं मिला है। और सूखा चारा बीज दाने के लिए बोई गई फसल की भाई सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, फलियाँ, इसके छिलके और इसके कई ग्राम भाई गाय का हिस्सा है और छोटे छोटे टुकड़ा में काट का जो है ना पशुओं को सूखे चारे के रूप में भी खिला सका है। और भाई जिक्र करें तो हरी सब्जी के रूप में भी ये अप्रैल से लेकर अगस्त माह तक जो है ना हरी सब्जी प्रदान करता रहा है। तो इसकी हरी फलियाँ में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तत्व, विटामिन ए और सी काफ़ी मात्रा में मिला है। घरेलू दवाइयों में भी भाई इसका प्रयोग करा जाए है क्योंकि जो रतौंधी है बीमारी उसमें ग्वार की पत्तियाँ प्रयोग करा है। पशु जो है ना त्वचा रोग में ग्वार के पौधे की राख को तेल में मिला के लगाते हैं तो ग्वार की बाकड़ी, कब्ज, प्लेग, सिर की सूजन, बढ़ा हुआ यकृत या हड्डी टूटने में आई सूजन को दूर करने के लिए भाई इसका जो है ना प्रयोग किया जाए है। ग्वार का गोंद जिस तरह के अपने देश में जिक्र करें तो भाई 90% प्रयोग ग्वार गोंद के रूप में ली जाए है और 10% जो है ना इसका उपयोग भोजन और पशु आहार के लिए कराया जाए है। तो ये तो हमने जिक्र कराया कि भाई जो ग्वार फसल है उसका व्यापारिक महत्व के है। और अब जानकारी दे दें भाइयों थे कि क्योंकि जो प्राकृतिक खेती भाई प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत के हैं। प्राकृतिक खेती के भाई मूल सिद्धांत तो यही है कि हमने जो खेती करनी है वो बिना कई क्रम भाई रासायनिक खाद के
तो यानी कि देसी तरीके से मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा को बढ़ाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि भाई रासायनिक खाद से मिट्टी में जो जीवाणु है उसको पनपने में बाधा पैदा करा है। तो इसलिए सबसे पहला काम यह है कि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना, और इसके लिए ज़रूरी है कि कीटनाशक या अन्य रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। दूसरी बात यह है तो बिक्री और भाई खाने में प्रयोग होने वाली जो सामग्री है उस न छोड़ कर खेत में पैदा होने वाली किसी भी सामग्री यानी कि भाई बायोमास को, जिस तरह खरपतवार को भी खेत से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वहीं पर जो है ना भूमि को ढकने के लिए खाद के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए इसका। एक बात और है भाई, तीसरा सिद्धांत की जिक्र करें तो हम जैव विविधता होनी चाहिए, यानी कि भाई केवल एक किस्म की फसल न बोकर खेत में कई डाल की जो है ना फसल लेनी चाहिए हमने अलग अलग तरीके से। तो जिसने क्या करें हम भाई फसलों का एर फेर करके बोना। और एक बात हो रहा है कि भाई कोशिश यह रही कि भूमि को जो है ना हमने नंगी तरह से नहीं छोड़ना, उसको ऊपर जो है ना कुछ लंबी छोटी लेटने वाली अलग अलग समय में बोई जाने वाली काटी जाने वाली फसल हमने ली जानी चाहिए, क्योंकि खेत में लगातार फसल बने रहने से सूरज की रोशनी जो धरती पे भोजन ऊर्जा दे है, असली साधन तो वही है, मुख्य तौर पर पौधे की पकड़ पाते हैं और इसका प्रयोग हो जाए तो ज़मीन में नमी बनी रहे तो इसका बहुत भरपूर फायदा रहा है। तो भाई इसका ही हमने जिक्र करें, किसान कॉल सेंटर का नंबर भाई यहाँ हम बता दे रहे हैं कि वो है भाई हमारा 1551, क्योंकि कई बार किसान भाई देख जाना है कि कई बार जो है ना किसान भाई है ना खेती संबंधी कोई समस्या आ जाए तो किसान भाई उस नंबर ने करके अपने फ़ोन तक किसी भी समय यानी कि भाई सुबह से लेकर शाम तक कर सके हैं और भाई उसका फ़ायदा उठा सके हैं। क्योंकि भाई जो प्राकृतिक खेती के जिक्र कर दे रहे हैं या दूसरी फसलों का जिक्र कर रहे हैं, कई बार उनमें बीमारी आ जाए नहीं पता चलता किसान भाइयों, तो आप उसका जिक्र उससे जो है ना बात करके हमारे जो वैज्ञानिक हैं अपनी समस्या का समाधान पा सको हो। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया कि जो प्राकृतिक खेती के साथ साथ भाई और जिस तरह की जो बातें थी उनका, और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसे गले भाई कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।